तहरीम के पहलू से निकलकर जमल चलते हुए अपने कमरे तक आई। अंदर आकर उसने मोबाइल निकाला और जी को कॉल मिलाई। उस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था। दूसरी बेल पर जी ने फोन उठा लिया। सही नसीब आज सूरज कहीं जुनूब या शिमाल से तो नहीं निकल आया, क्योंकि खबर तो क़यामत से भी बड़ी है। जी अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और जमल का दिल किया कि सारी दुनिया थम जाए और वो बस उसी की आवाज सुनती रहे। वो यूं ही बोलता रहे, जमल तुम फोन पर हो जमल। अब वो सही में परेशान हुआ क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। हाँ जी, जमल ने रोते हुए इतना कहा क्योंकि उस थप्पड़ के साथ कहे गए जुमलों की तकलीफ कम हो ही नहीं रही थी। चंदा हुआ क्या है? और तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? जब दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वो फिर बोला, जमल खुदारा कुछ तो बोलो, क्यों मेरी जान सूली पर अटका रही हो? जमल अब की बार जमल बोली, मैं जीना नहीं चाहती जी, मुझ तक कोई बहुत अच्छा जहर भिजवा दो प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, खुदारा आइंदा जो कभी अपनी जान लेने की बात सोची भी तो। क्या हुआ क्या है बताओ मुझे। अच्छा खासा डांट कर वो आखिर में नरम हो गया। जी वो बाबा ने। उससे पहले कि वो मसीद कुछ बोलती तहरीम दरवाजा नॉक किए बगैर अंदर आ गई। जमल ने देखा तो गड़बड़ा कर फोन तकिए के नीचे रख दिया। जमल बात क्या हुई है और तुम्हारे बाबा इतने गुस्से में क्यों गए हैं? तहरीम ने जमल का घबराना नोट नहीं किया और उसके पास आकर बैठ गई। जमल कुछ बताओगी मुझे कि नहीं? क्यों है? कौन है वो लड़का? किस लड़के की बात कर रहे थे रफीक? लेकिन उनके सवाल पर उसका जवाब दे गया और धाड़ कर बोली, वो लड़का लड़के का पूछ रही हैं अम्मी आप? ये आप पूछ रही हैं तो सुने, वो लड़का हारून था। हारून? तहरीम भी हैरान रह गई। जी हारून, हुमायूं का दोस्त, मेरे छोटे भाई जैसा है वो अम्मी, और जानबूझ कर नहीं गई थी मैं वहाँ, बल्कि वो मेरे सामने आ गया था। जब पता चला कि दुपट्टा बावर्ची खाने में है तो ले लिया था मैंने। लेकिन नहीं अम्मी, एक काम करें, खुदारा मुझे जहर दे दें। तहरीम ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया तो उसने उनको झटक दिया। नहीं चाहिए ये सब, मुझे आपकी नदामत भी नहीं चाहिए अम्मी। नहीं रहा जाता अब मुझसे इस तरह। पहले तो वो सिर्फ बेजा रोक टोक करते थे और मैं सिर्फ ये सोचकर कि वो बाबा है मेरे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अम्मी अब वो कह रही हैं कि मैं बेहया हूँ। मैंने क्या किया है अम्मी? जमल रोते हुए उनके साथ लग गई। मुझे मेरा गुनाह बता दें। मुझसे ऐसे घुट घुट के जिया नहीं जाता। मैं आपके और लोगों के सामने खुश रहने की अदाकारी कर कर के थक चुकी हूँ। मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। उन्होंने जमल को खुद से अलग किया, उठी और दरवाजा बंद करके चली गई। हकीकत में आज वो भी अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जब वो चली गई तो जमल उठी और आकर दरवाजे को कुंडी लगाकर दोबारा बेड पर आ गई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला तो जिस बात का डर था वो ही हुई। जी ने फोन डिस्कनेक्ट नहीं किया था, मतलब कि वो जमल और तहरीम की सारी बातें सुन चुका था और अब उसने डरते डरते फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ वो जमल की सांस लेने से पहचान गया कि ये जमल है। चंद लम्हों के बाद सी की आवाज गूंजी, मुझसे शादी करोगी चंदा? जमल को तो जैसे अब चुप सी लग गई थी। सब काम वो उसी तरह करती जैसे पहले करती थी, लेकिन वहाँ के रहने वाले जमल की आवाज सुनने को तरस गए। वो जी से भी बात नहीं कर रही थी। रफीक साहब तो हस्बे मामूल अपनी जिंदगी में गुम थे, लेकिन जमल की चुप को उन्होंने भी नोट किया था, मगर वो असली लापरवाही का मुजाहरा कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच बात तो ये है कि वालिदैन का एतमाद औलाद के किरदार की बुलंदी के लिए एक कलीदी किरदार अदा करता है।
زیادہ تر جو بچے بغاوت کرتے ہیں ان میں اکثریت اپنے والدین کی بے حیا بے جا رویے کی ہوتی ہے، اور بے جا رویے کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھاتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو والدین اپنی اولاد کو یہ حوصلہ دیں کہ ہاں ان کو اپنے بچوں پر اعتماد ہے، تو پھر وہ اولاد بھی اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے والدین کا سر شرم سے نہ جھکے۔ لیکن رفیق صاحب جیسے والد یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آج کا دور ان کے دور سے قطعی مختلف ہے۔ آج کے دور میں بچوں پر سختی کر کے ان کو دبانا بہت مشکل کام ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ والدین اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان دیوار کو گرا دیں اور ان کے لیے اپنے وقت میں سے وقت نکالیں، ان کی زندگی کی ترجیحات کو سمجھیں اور پھر ان کی رہنمائی کریں۔ آپ بھی مجھے یہ والا سوال بھی کروا دیں۔ ہمایوں 10ویں کے حساب کی کتاب لے کر صوفے پر خاموش بیٹھی جمل کے پاس آیا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ہاں دکھاؤ۔ ہمایوں نے کتاب اور کاپی اس کے سامنے رکھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جمل نے جب سوال سمجھا دیا تو بولی، اب اس مشق کے باقی 3 سوال کر کے دکھاؤ مجھے۔ جی اچھا، پتہ ہے کیا آپ بھی؟ ہمایوں نے کتابیں اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا، کیا؟ ہارون کہہ رہا تھا کہ اس دن جو کباب آپ نے بنائے تھے وہ بہت مزے کے تھے، اگر دوبارہ بنائے تو ان کو ضرور بلائیے گا۔ یہ سن کر جمل کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ پھر سے رفیق صاحب کے الفاظ ذہن میں گردش کرنے لگ گئے۔ جب اس کی آنکھیں بھیگ گئی تو اٹھ کے باورچی خانے میں چلی آئی۔ تحریم جو ابھی باورچی خانے میں آئی تو اس کو وہاں کھڑے آنسو بہاتا دیکھا۔ جمل میری جان، آخر کب تک اس طرح رہو گی؟ اب شاباش، اپنا موڈ ٹھیک کر لو، تحریم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، یہ کہتے ہوئے اس نے گندے برتن دھونا شروع کر دیے۔ جمل، تمہارے لیے تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ جمل کا برتن دھوتا ہاتھ تھما اور اس نے تحریم کی جانب دیکھا اور انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ لوگ ہفتے کی شب کو آئیں گے تمہیں دیکھنے۔ تحریم نے جب اپنی بات مکمل کی تو جمل کے ہاتھوں سے صابن لگی پلیٹ پھسل کر گر گئی۔ چند لمحے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی کہ شاید وہ کہہ دے کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن اس نے ان کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور دکھ دیکھ لی۔ پھر وہ ہنسی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ تحریم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمل، میری بچی، میری جان۔ انہوں نے آگے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو جمل نے جھٹک دیا۔ ماما مت کریں ایسا، خدارا ایسا مت کریں، مجھے کسی گائے بھینس کی طرح ذبح مت کریں، بلکہ ہاں ذبح کر دیں، لیکن ایسا سلوک مت کریں۔ بابا نے مجھ سے پوچھنا تو بہت دور، خود بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ جمل ہچکیوں سے رو دی۔ جمل، میری جان، تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت بڑا گھر ہے، تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ جمل نے حیرت سے تحریم کی جانب دیکھا، چند لمحے اپنے آپ کو قابو میں لانے کے لیے پھر بولی، ماما، کافی دن پہلے میں نے ایک بیان سنا تھا، جب حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر آئے تو یہ جانتے ہوئے کہ رشتہ پہلے ہی آسمان پر بن چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں نہیں کی، بلکہ کہا کہ انشاءاللہ، اور اٹھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، بیٹی، علی کا رشتہ آیا ہے، تو کہے تو ہاں کر دوں۔ ماما، کاش کہ کچھ نہیں، آپ یہاں میری رائے لینے نہیں آئی ہیں، ابھی کے لیے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ تحریم تو باورچی خانے سے باہر گئی، لیکن جمل نے اگلا قدم اٹھانے کے متعلق سوچ لیا۔ جمل کمرے میں آئی تو الماری میں سے موبائل نکال کر کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ جو قدم وہ اٹھانے کا سوچ چکی تھی اس کو
पाए तकमील तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। घर छोड़कर जाने की जो अज़ियत है उसे वही महसूस कर सकता है जो उस पर से गुजरा हो, और जो ऐसा कदम उठाते हैं उनके खिलाफ फतवों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर ऐसे क्या हालात थे, ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने बच्ची को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लड़की के अपने घर में ऐसे क्या हालात थे कि उसने बाहर की नंगी भूखी दुनिया को तरजीह दी। हकीकत यह है कि जब हम तस्वीर के दोनों रुख देखना शुरू कर देंगे तो वो लोग जिनसे हम नफरत करते हैं उनमें से आधे हमारी मोहब्बत के हकदार होंगे। जमल ने धड़कते दिल के साथ जी का नंबर मिलाया। बेल जा तो रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। जमल की धड़कन हर गुजरती बेल के साथ तेज होती जा रही थी। आखिरकार छठी बेल पर फोन उठा लिया गया। वो दोनों कई लम्हे कुछ बोल ही ना पाए। ये उस दिन के बाद अब उनकी पहली गुफ्तगू थी। जी, जमल ने बड़ी हिम्मत करके बोला। बोलो चंदा। और जमल बता नहीं सकी कि इस लफ्ज ने उसे कितनी हिम्मत दी थी। जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझसे नहीं। जमल रोना शुरू हो गई। जमल, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुरू में मैंने तुम्हें सिर्फ अपने लिए तफरीह का सामान समझा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर मैं तुमसे बात किए, तुम्हारी आवाज सुने और तुम्हारी खैरियत जाने बगैर बेसुकून क्यों रहता हूँ। जमल मुंह पर हाथ रखे उसको सुन रही थी। वो उस लम्हे खुद को किसी और ही जहां में महसूस कर रही थी, जैसे उसकी सांस लेने की आवाज से भी वो तलसुम टूट जाएगा। जमल मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर 1-2 दिन तक तुम्हारी कॉल ना आती तो मैं खुद कर लेता। मैं ये जानकर बहुत कुर्ब में हूँ कि तुम वहाँ पर खुश नहीं हो। अगर तुम कहो तो मैं अपना रिश्ता भिजवाऊं? जी ने पूछा तो जमल घबरा गई कि क्या कहे। जमल, जी बाबा कभी भी नहीं मानेंगे, वो मेरा रिश्ता अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ कर चुके हैं। जमल, मैं अगर कहूँ कि मेरे साथ चलो? कहाँ? इस सब से बहुत दूर में जॉब करता हूँ। मम्मी और डैडी अगर नाराज हुए भी तो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, वो जल्दी मान जाएंगे। हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क में। जमल, तुम सुन रही हो ना चंदा? हाँ, तुम चलोगी? नहीं, पता नहीं। कितनी ही देर खामोशी छाई रही। फिर जी ने कहा, जमल, ये फैसला बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम एक मर्तबा सोच लो फिर बता देना। जी। जमल, मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं खुदा को गवाह बना कर देता हूँ। जमल की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। ये कहकर जी ने फोन बंद कर दिया और जमल ने आंखें बंद करके सर पीछे को लगा लिया। जिंदगी किस दोराहे पर ले आई थी उसे। जमल, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी ना, आज वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं शाम को। तुम्हारे बाबा भी वहीं पर होंगे। तहरीम ने हफ्ते की सुबह आकर उसे बताया। इस वक्त वो अपना बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। जब जमल की जानिब से कोई जवाब ना मिला तो वो फिर बोली, वो लोग तो लड़के को भी साथ लाना चाह रहे थे ताकि बच्चे एक दूसरे को जान ले, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि पहले माँ बाप पसंद कर ले तो फिर लड़का भी मिल ही लेगा। जमल ने हैरत से अपनी मामा की तरफ देखा जो उसे ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे जमल ने खुद कहा हो कि वो वहाँ पर उसकी शादी की जाए। जमल, क्या उनको मना करने का कोई तरीका नहीं? मामा, क्या उनको मना करने का कोई तरीका नहीं है? जमल ने जवाब से आगाही होते हुए भी सवाल कर डाला। जमल, बच्चे उनसे मिल तो लो, हो सकता है वो लोग अच्छे हों। मामा, मैं जान गई कि वो कितने अच्छे होंगे। आखिर पसंद जो बाबा की है। वो इस्तेज़ाइया हंसी। आज तुम अपना वो मैरून सूट पहन लेना जो अपनी
पार्टी पर पहना था। जी ठीक। जमल ये कहकर फिर से काम करने में मसरूफ हो गई तो तहरीम भी नीचे बावर्ची खाने में चली आई। जमल ने जब तस्दीक कर ली कि अब वो दोबारा नहीं आएंगी तो उसने मोबाइल निकालकर सी को मैसेज किया, मैं आऊंगी। तवक्के के एन मुताबिक उसी वक्त जवाब आ गया, मैं किस आऊं लेने? आज तस्दीक लेना चाहिए। हाँ, आज रात में। शाम में लोग मुझे देखने आ रहे हैं। उनके जाने के बाद मामा और बाबा को खाला की बरसी में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद जाना है। तकरीबन 10 बजे मैं बाहर आ जाऊंगी। जमल ने इसे सारी तरतीब बताई। ठीक 10 बजे तुम्हारे घर के बाहर एक सफेद करोला मौजूद होगी, मैं इंतजार करूंगा। जी ने भी हामी भर ली। जी हाँ, मुझे डर लग रहा है। जी को लगा जैसे कोई मासूम सा बच्चा अंधेरे से डर गया हो। अभी डर लगना फितरी है, मैं कोशिश करूंगा कि इस डर को कम करने में तुम्हारा भरपूर साथ दूं। जी ने उसे तसल्ली दी। जी हाँ, आज तो अपना पूरा नाम बता दें। जमल को वो वक्त याद आया जब पहली बार वो उसके नाम पूछने पर बोला कि उसका नाम जी है तो वो जी भर के हैरान हुई। ये मेरा निकनेम है, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे इस नाम से बुलाओ। जी बिला इख्तियार हंसा, फिर जवाब दिया, अब निकाह के वक्त ही बताऊंगा, रात तक का इंतजार करो। और जमल भी मुस्कुरा दी। काफी दिनों तक बात सही, लेकिन आज वो पुरसुकून थी। शाम में जब वो लोग उसे देखने आए तो वो खामोशी से तैयार होकर उनके दरमियान बैठ गई। उसने किसी भी चीज में दिलचस्पी ना दिखाई, ना ही तब जब सारा लड़के की माँ ने उसे अपने साथ लगाया और बोली, भाई साहब, मैंने अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी चुन ली है। आज ही ज़ारून को सरप्राइज देंगे कि उसकी होने वाली बीवी मिल गई। ना ही तब जब सबूर शाह ने उसके हाथ पर चंद हजार के नोट रख दिए तो उसने मना करना चाहा, लेकिन मज़ामत काम ना आई। फिर जब सबूर शाह ने उसे अपने पास बिठाते हुए ये पूछा, जमल, ये रिश्ता आपकी मर्जी से तो हो रहा है ना? तो यकदम जमल के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। वो इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी, लिहाजा उसने झूठ बोलने से बेहतर वहां से उठकर अंदर चली जाना ज्यादा मुनासिब समझा। अपने पीछे उसने रफीक साहब की आवाज सुनी, जमल की रजामंदी शामिल है इस रिश्ते में? तहरीम ने खुद पूछा था उससे, तभी तो यूं शर्मा गई है। उन लोगों के जाने के बाद रफीक साहब और तहरीम भी मुजफ्फराबाद जाने के लिए तैयार होने लगे। जमल ही उन दोनों को दरवाजे तक छोड़ने आई। रफीक साहब ने उसके सर पर प्यार दिया, जो कि उस बात की निशानी था कि जब वो उससे नाराज नहीं है। वो बेइख्तियार तहरीम से लिपट कर रो दी, शायद आज के बाद आपसे कभी ना मिल सकूं। उन्होंने उसे खुद से प्यार से अलग किया और उसके माथे पर बोसा दिया और बोली, बहादुर बनो, हुमायूं साथ ही है तुम्हारे, इसे देख लेना, रात में डर जाता है। और हम लोग कल शाम तक आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मोहब्बत से दोबारा जमल को साथ लगाया और टैक्सी में बैठ गई, जहां रफीक साहब पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जमल का दिल भर आया। न जाने किस तरह वो अपने कमरे तक गई, फिर जाकर एक बैग निकाला, उसमें चंद आम सूट रखे, एक डायरी साथ ली और एक बड़ी सी चादर लिए बाहर आ गई। किसी भी किस्म की रकम या ज्वेलरी साथ लाने से जी ने सख्ती से मना किया था। घर की दहलीज पर कदम रखे तो वो मन के महसूस हुए। एक आखिरी निगाह अपने घर पर डाली और फिर बाहर कदम रख दिया।